इमरान ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया। दरबार में सन्नाटा तारी था। लोग तवज्जो से उसकी बात सुन रहे थे। सिर्फ बुढ़िया कभी कभी अपने बोबले मुंह से बोल रही थी, मगर अब उसकी आवाज में वो अकड़ नहीं थी। उसके अल्फाज भी किसी के पल्ले नहीं पड़ रहे थे। इमरान ने बात जारी रखते हुए कहा, जनाब, इसके कुछ ही देर बाद मैंने एक जवान साल लड़की को देखा। वो शायद हामला भी थी। कुछ लोग उसे बेदर्दी से घसीटते हुए मंदिर के अंदर ले जा रहे थे। मुझे लोगों से पता चला कि बुढ़िया इस लड़की की दादी सास है। क्योंकि परीक्षा नाकाम हो गई है, इसलिए इस लड़की को भी मार दिया जाएगा। इसके बाद जी मंदिर के अंदर जबरदस्त हंगामा हो गया। गोलियां चलने की आवाजें आई। मंदिर का बड़ा दरवाजा इस हंगामे में टूट गया। मैं हिम्मत करके इस दरवाजे के करीब चला गया। मैंने अपनी आंखों से अंदर के खूनी मनाजर देखे। बहुत से लोग एक दूसरे पर कुल्हाड़ियों और लाठियों से हमला कर रहे थे। गाहे बगाए गोलियां भी चल रही थी। कम से कम 3 लाशें तो मैंने खुद देखी। इनमें से एक लाश बुढ़िया के अधेड़ उम्र बेटे की थी। तेल का उबलता हुआ कड़ाहा उलट गया और मंदिर में आग लग गई। दोस्त चरवाहा मुझे खींचकर मंदिर के करीब से पीछे ले आया और हम किसी मुसीबत से बचने के लिए अपने झोंपड़े की तरफ चल गए। अगले रोज मुझे मालूम हुआ कि मंदिर के खूनी हंगामे में 9-10 बंदे मरे हैं और दर्जन के करीब बुरी तरह जख्मी हुए हैं। यह भी पता चला कि इस वाकये की ज्यादातर जिम्मेदारी इसी बुजुर्ग खातून पर है। इसी ने अपने बेटे को खतरनाक परीक्षा देने पर मजबूर किया। इससे 2-4 दिन पहले ये एक और खतरनाक काम भी कर चुकी थी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको बता सकता हूँ और इसका पूरा सबूत भी दे सकता हूँ। आपने बात जारी रखो, हुक्म ने हिदायत की। इमरान ने कहा, इसी बुजुर्ग खातून और इसके कट्टर साथियों ने एक गुरु को कत्ल किया और इसका कटा हुआ सर थाल में सजाकर काली माता के चरणों में रखा। आप इनसे पूछ सकते हैं कि इन्होंने ऐसा किया या नहीं। दरबार में सन्नाटा था। बस बुढ़िया ही ओल फुल बक रही थी। फरबा अंदाम बशीर ने उसे बमुश्किल चुप करवाया और पूछा कि क्या फतेहपुर बस्ती के मंदिर में किसी गुरु का सर काटा गया था। बुढ़िया बुखला चुकी थी। तैश के सबब उसके मुंह में जो आ रहा था बोलती चली जा रही थी। उसने अपने पोपले मुंह से फुस फुस की उसीली आवाजें निकालते हुए हाथ नचाते हुए जो अवेला किया। उसका खुलासा यह था कि वो गुरु अपराधी था। उसका मरने ही में उसकी मुक्ति थी। अपराधी को उसकी सजा मिलनी चाहिए, ना मिले तो इसका बबाल सारी हिंदू जाति पर पड़ता है। खेत सूख जाते हैं, टारियां बांझ हो जाती हैं, बीमारियां आती हैं और खून खराबे होते। अगर इस अपराधन सुल्तानों को सजा न मिल सकी तो भी यही कुछ होगा। वो बोलती चली जा रही थी। इमरान की खूबसूरत आंखों में एक तेज चमक उठी। चेहरे पर छाई हुई बेपनाह संजीदगी ने उस चमक को कुछ और भी गहरा कर दिया था। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, इज्जत मुआब, मेरा ख्याल है कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। इंतहा पसंद हर जगह मौजूद हैं और जहां भी हैं काबिल मुजम्मत हैं। इमरान का ये एक फिक्र लातादाद दलीलों और तावीलों से ज्यादा वजनी था। कुछ देर के लिए कोई कुछ भी नहीं बोला। इमरान ने बात जारी रखते हुए कहा, मैं कोई सियासतदान या दानिश्वर नहीं हूं जनाब आली, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमें शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी से नफरत करनी चाहिए। किसी खास कौम, मजहब या फिरके से नहीं। इंतहा पसंदी इंसान को जुनूनी बनाती है। इंसान ऐसे ऐसे काम कर गुजरता है जो शायद वो आम हालत में कभी ना करता। अब आप इस बुजुर्ग खातून को ही देखिए। ये उम्र के इस हिस्से में है जब इंसान झूठ बोलने जैसी गलतियों को भी बहुत बड़े गुनाहों में शुमार करने लगता है, लेकिन ये पूरे विश्वास और जोरों शोर से झूठ बोल रही है। इन्होंने कहा है कि इनका पोता सतीश और इनकी पत्नी माला इसलिए इससे जुदा हो गए कि वो मुखालिफ गिरोह से खौफजदा हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है इज्जत माब। तो फिर क्या है? हुक्म दरियाफ्त किया। अब तक मैंने जो कुछ बताया मैं इसका चशमदीद गवाह हूं, लेकिन जो बात मैं अभी बताऊंगा वो मैं अंदाजे से बता रहा हूं। मुझे 99% यकीन है कि मेरा अंदाजा दुरुस्त है। बुजुर्ग खातून की तमाम परस्ती इंतहा को पहुंची हुई है। ये अपने अकीदे की इतनी पाबंद है कि इसके सिवा कुछ और सोच भी नहीं सकती। जलते कड़ाहे में हाथ डालने वाला इम्तिहान इसलिए दिया गया था ताकि बुजुर्ग खातून के पोते और उसकी पत्नी माला की बेगुनाही साबित हो सके। हाथ डालने वाले के हाथ जल गए क्योंकि इन्हें जलना ही था, लेकिन ये बुजुर्ग खातून फिर भी अपनी बेमिसाल दकियानूसियत पर कायम है। परीक्षा के तरीके पर नजरसानी करने के बजाय अब ये अपने पोते और उसकी बेगुनाह पत्नी के खिलाफ हो चुकी है। ये समझती है कि वो वाकई मुजरिम थे। अगर वो मुजरिम ना होते तो राम प्रसाद के हाथ क्यों जलते। इसी बात पर पोता और उसकी पत्नी माला इसे छोड़कर जा चुके हैं। इज्जत माब शायद इसीलिए कहा जाता है कि इंतहा पसंद दिन ब दिन महदूद और तनहा होते चले जाते हैं, और इसके साथ साथ ज्यादा जहरीले भी। बुढ़िया पोपले मुंह से पुनकारी या नीच कमीना झूठ बोलता है, बकवास करता है, ऐसा कुछ ना ही हुआ। उसका लहजा ही गवाही दे रहा था कि वो गलत बयानी कर रही है। उसकी आवाज टूट रही थी। वो ज्यादा ववेला करने लगी तो हुक्म के इशारे पर पहरेदार उसे समझाते और संभालते हुए बाहर ले गए। मैं हैरत से इमरान को तक रहा था। मुझे लगा जैसे मैं किसी अदालत में हूं और किसी बहुत बड़े वकील ने बड़ी महारत और खूबसूरती से आनन फानम ज्यूरी को लाजवाब कर दिया है। मेरे लिए सबसे बड़ी हैरत वो खास किस्म की संजीदगी थी जो मैंने आज पहली बार इमरान के चेहरे पर तारी देखी थी। मैं अभी तक इमरान के माजी में नहीं जान सका था। यकीनन वहां कोई खास वजह मौजूद थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि इमरान भी किसी ऐसी ही इंतहा पसंदी और जुनूनियत का शिकार हुआ। इन मौलक रवैयों ने कोई गहरा जख्म लगाया उसे।
मुझे अंदाजा हो रहा था कि बुढ़िया के जुनूनी रवैये की वजह से बुढ़िया का केस काफी हद तक कमजोर हो गया। वो सांबर का मुकाबला रखवाना चाहती थी और उसकी दलील ये थी कि मेरी सजा दर्दनाक मौत के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकती। बहरहाल अब यह मामला पंडित महाराज और उसके साथियों के सामने पेश था। मुझे लग रहा था कि हुक्म दिली दिल में अब भी यही चाहता है कि यह मुकाबला ना हो, लेकिन वो लिखे हुए कानून और पंडितों की राय की अहमियत से भी आगाह था। लंबे बालों वाले पंडित और उसके दर्जन भर साथियों के दरमियान तादेर मशवरा हुआ। चंद साल खोरदा किताबों और पोथियों से भी इस्तेफादा हासिल किया गया। आखिर पंडित महाराज ने सबके सामने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, इज्जत मुआब, हमारे पास सांबर के बारे में बहुत खुली और वाज़ेह जानकारियां मौजूद हैं। अगर कोई मंच किसी दूसरे मंच को सांबर की दावत दे देवत है और दूसरा इसे कबूल भी कर लेवत है और सांबर की शुभ घड़ी भी निकल आवत है तो फिर वापसी की गुंजाइश ना ही रहती। अगर कोई दूसरा मामला हो भी तो पहले सांबर रचना का होना जरूरी हो जावत है। पंडित महाराज ने संस्कृत की एक किताब का इक्तबास पढ़ते हुए कहा, सन 512 बे, महीना बैसाख, तारीख 30, राजस्थान के राजवाड़े वाशु के मशहूर राजा कृष्ण कुमार सहाय के सामने यह मुकदमा पेश हुआ था। एक शख्स आनंद लाल पर चोरी और हत्या का इल्जाम था, लेकिन उसके पकड़े जाने से पहले ही उसका सांबर अपने सुतेले भाई से तय हो चुका था। राजा ने हत्यारे को सजा देने से पहले उसका सांबर कराने का हुक्म दिया था और कहा था कि हो सकता है कि सांबर के मुकाबले ही में इंसाफ हो जाए। ये मरो और मारो का मुकाबला था। इसमें मुलजम आनंद लाल बच गया और इसका सुतेला भाई मारा गया। बाद में यह बात भी साबित हुई कि मुलजम बेगुनाह था और असल दोषी उसका सुतेला भाई ही था। और इज्जत मुआब ऐसी और भी कई मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। हुक्म ने कहा, पंडित जी, क्या आप ये चाहते हैं कि सुल्ताना के पति को सांबर की आज्ञा दे दी जावे और अगर ये इस युद्ध में कामयाब हो जावे तो फिर उसे मतलूबा औरत के साथ नलपानी जाने दिया जावे? बिल्कुल सरकार, हमको एक मर्तबा तो ऐसा करना ही पड़ेगा। भगवान न करे अगर ये शख्स सांबर जीत चावत है तो फिर इसे कम से कम एक बार तो जरगाह की हदों से निकल जाने की आज्ञा देनी होगी। इस मौका पर मैंने फिर मुदाखलत करते हुए कहा, गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके लफ्जों को दुरुस्त नहीं समझता। मुझे जरगाह की हद से निकलने की नहीं, नल पानी पहुंचने की इजाजत होनी चाहिए। ये तो सरासर मजाक होगा कि आप मुझे जरगाह से तो निकलने दें, लेकिन आपके एहलकार मेरे साथ साथ रहें और जरगाह की हद खत्म होते ही मुझे फिर धर लिया जाए। तुम बाल की खाल मत उतारो, हुक्म ने पहली बार बरहम होते हुए कहा। हम खूब अच्छी तरह समझते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और यह मत समझो कि हम तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को नल पानी से वापस से ना ही ला सकते। अगर हम चाहें तो तुम्हें जमीन की 7वीं परत से भी खींच ले जाएगा। पंडित महाराज ने अपने लंबे बालों को कंधों पर संवारते हुए कहा, और मुझे भगवान से पूरी आशा है कि जनाब के इस सब की नौबत ही नहीं आवेगी। इस पापी के पापों का गड़ा सांबर के मुकाबले ही में फूट जाएगा। जहाज की बहन मारिया अपनी जगह से उठी और पहली बार इस गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए टूटी फूटी उर्दू में बोली, मैं इस मौका पर पंडित महाराज, हुक्म जी और देकर मुअज़्ज़ज़ अरकान से बस एक ही बात कहना चाहूंगी। ये शख्स जुर्मवार है और खुदा ने चाहा तो ये सांबर में जरूर शिकस्त खाएगा, लेकिन इसको अखाड़े में ही मार दिया गया तो ये इन सब लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी जो मुख्तार राजपूत की बेटी को इंसाफ के कटहरे में देखना चाहते हैं। मेरी पुरजोर दरखास्त है कि सांबर के बाद इस शख्स से इसकी बीवी का अता पता दरियाफ्त किया जाए और उसे बरामद किया जाए। पंडित महाराज ने मारिया की बातों की तायद की। चंद मिनट मजीद जारी गुफ्तगू रही और फिर वहीं दरबार में सब कुछ तय पा गया। 2 रोज बाद 7वीं का जश्न था और उससे 2 रोज बाद यानी 9 तारीख को मेरा और चार्ज का मुकाबला दिन के तीसरे पहर में होना था। आखिर में हुक्म जी ने मुझे पेशकश की कि अगर मैं राजभवन की सैर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। इससे मुतलका लोगों को हदायत की कि वो मुझे राजभवन में घुमाएं फिराएं। 7वीं का जश्न 2 रोज बाद था, लेकिन असल में ये जश्न शुरू हो चुका था। गार्ड्स के नरखे में हुक्म के फरबा अंदाम मशीर खास ओम प्रकाश ने हमें राजभवन के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए। हमारे साथ मैडम सफूरा, रंजीत पांडे और इसके 1 दर्जन साथी भी थे। मुझे पांडे की निगाहों में अपने लिए तैश और कीना साफ नजर आ रहा था। राजभवन के मुख्तलिफ हिस्सों को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ये सब कुछ आंखों को चुदिहा देने वाला था। शायद मुझे सैर कराने का मकसद मुझ पर इस शान शौकत का रौब डालना था। 7वीं की जश्न की सबसे अहम खूबसूरती रंगीनी वो एक बहुत बड़ा किता था जिसे जन्नत अर्जी की तरह सजाया गया था। दरअसल ये एक बहुत बड़े सतून का हाल था। इसकी छत गुंबद नुमा थी। इस गुंबद नुमा छत को इस तरह पेंट किया गया था कि दिन में भी रात का समा हो गया था। यूं लगता था कि हजारों सितारे टिमटिमा रहे हैं और इनके दरमियान चांद की खूबसूरत टिकियां रोशन है। ये चांदनी फर्श तक पहुंचती थी और नशीबो फराज को अजीब कैफियत में रंग देती थी। यहाँ 3 बड़ी आबशारें थी जिनका पानी मौसीकी बकिरता छोटे छोटे झरनों में तब्दील होता था और फिर एक बड़े हौज में गिरता था। यह हौज तूल में कमोबेश 50 मीटर और अर्ज में 40 मीटर होगा। इसमें छोटी छोटी खूबसूरत किश्तियां तैर रही थी। इन किश्तियों में शराब की सुराहियां, जाम और दीगर लवाजमात सजे हुए थे। हर किश्ती में खलवत फराम करने के लिए एक छोटा सा काटेज भी था। इस तरह का हर काटेज ताजा फूलों से ढका हुआ था। इनमें से कुछ किश्तियों पर राजभवन के खवास अपनी बेगमात के साथ मौजूद थे और खुश फेलियां कर रहे थे। हौज के किनारे मौजूद खुश लिबास सा जिंदे मौसीकी की ताने बखेर रहे थे और चंद खुबरू लड़कियां हौज के इर्द गिर्द रक्स फरमा रही थी। खुली जगह के मुकाबले में अंदर का माहौल नीम गर्म था
यही हरारत जिसके सबब रकासाओं ने नहायत मुख्तसर लिबास पहन रखे थे और फिर भी खुश खुरम थी। इस वसी और इस कंपाउंड के बीचों बीच एक बहुत बड़ा फवारा नस्ब था। फवारे में से 7 रंगों का शफाफ पानी फूटता था और फवारे के इर्द गिर्द बने हुए एक गोल होज में जमा होता था। शीशे की इस गोल होज की चारों तरफ आरामदेह नशिस्तें बनी हुई थी। इन नशिस्तों पर कुछ लोग बैठे खा पी रहे थे और रकासाओं के थरकते जिस्मों से लुत्फअंदोज हो रहे थे। ये लुत्फअंदोजी सिर्फ देखने तक महदूद नहीं थी। गाये बगाए कोई शख्स अपने इर्द गिर्द नाचती रकासा को छूता यहाँ आगोश में खींच लेता था। गुलपोश किश्तियों में बैठी बेगमात इन मनाजर से सरफे नजर करती थी। गालिबन ये सारी रायतें और गुंजाइशें 7वीं के जश्न से निस्बत रखती थी। मैडम ने मुझे बताया जश्न के दिन इस फवारे में ये 7 रंगों वाला पानी नहीं होगा। फिर क्या होगा? महंगी तरीन इंपोर्टेड शराब। इस शराब से ये गोल होज लबालब भर जाएगा। लोग इसके इर्द गिर्द बैठकर रक्स देखेंगे और साथ साथ मैनोशी करेंगे। रकासाएं भी ये नहीं होंगी। ये वही 40 लड़कियां होंगी जिनमें से 7 रंगों की 7 परियां चुनी जानी है। वो क्या है मैडम? मैंने शीशे के एक बड़े चौकोर टिब्बे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। इसके अंदर कुछ सुनहरी चीज हलकोरे लेती थी। लिक्विड गोल्ड, स्याल सोना, मैडम ने बताया। क्या मतलब? मैडम के बजाय एक फौजी अफसर बोला। ये पिघला हुआ सोना है। मैं और इमरान दंग रह गए। अगर यह वाकई सोना था तो फिर 1.5-2 मन तो रहा होगा। इस स्याह सोने के बीचों बीच एक बरहना लड़की की 2 फुट ऊंची मूर्ति नजर आ रही थी। ये मुस्कुराती हुई मूर्ति किसी बहुत सख्त शीशे से बनी हुई थी, लेकिन लगता था कि यह मोम की है, यानी पिघले हुए सोने के अंदर मोम की लड़की। लड़की का सिर्फ बालाई धड़ नजर आता था। फिर हमारे देखते ही देखते लड़की स्याल सोने में ओझल हो गई। चंद सेकंड के वक्फे के बाद वो दोबारा उभरी तो स्याल सोने में लथड़ी हुई नजर आई, लेकिन शीशे के बॉक्स के अंदर इस कदर दर्जा हरारत था कि देखते ही देखते पिघला हुआ सोना पानी की तरह इसके बलौरी जिस्म से ढलक कर वापस गिर गया। लड़की बदसूर मुस्कुरा रही थी। पिघले हुए सोने में मुस्कुराती लड़की का बरहना जिस्म ये छोटा सा तमाशा एक तरह की अलामती हैसियत में रखता था। सोना दौलत और इख्तियार की अलामत था। दौलत इख्तियार जो औरत के बरहना जिस्म को ऐशो इशरत की आग में झुलसाते थे, वो झुलसती थी, लेकिन फिर भी वो सब कुछ झीलती और मुस्कुराती रहती थी। लड़की की मूर्ति को पिघलते हुए सोने में डूबने और फिर उभारने के लिए कोई मशीनी तकनीक इस्तेमाल की गई थी। हर 20-30 सेकंड के वक्फे के बाद वो स्याल सोने में खोता जन होती थी और फिर बाहर निकल आती थी। इस तमाशे का सबसे बेहतरीन मंजर वो था जब पिघला हुआ सोना पानी की धारों की तरह उसके बलौरीन जिस्म से जुदा होता था। हमारे चारों जानिब बजने वाले साज रुके तो रक्स भी थम गया। रकास लड़कियां मुख्तलिफ गोशों में ओझल हो गईं। एक खूबरू लड़की अपनी साड़ी को चुटकियों में टखनों से ऊपर उठाए दौड़ती हुई आई। वो हंस रही थी और उसका चेहरा गुलनार हो रहा था। उसके कम में नशेबाज धुत एक अमीर ज्यादा था। वो गालिबन प्रेमी जोड़ा था। लड़का लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लड़की बल खाकर लहराई और चकमा देकर उसकी इज्जत से निकल गई। दोनों हंसते हुए एक तरफ ओझल हो गए। यहाँ हर तरफ खरमस्ती और मदहोशी का माहौल नजर आ रहा था। अभी 1-2 दिन में इस माहौल को मजीद परवान चढ़ना था और जश्न के दिन क्लाइमैक्स तक पहुंचना था। मुझे इस वसी और इस कंपाउंड की खिड़कियों के नीले शीशों में से राजभवन के वसी लान का मंजर नजर आया। बाहर दिन और अंदर रात थी। राजभवन की बैरूनी दीवार पर खारदार बाड़ लगी थी। इस फसील नुमा दीवार के ऊपर बाढ़ के साथ साथ मुसल्ला पहरेदार गश्त कर रहे थे। इनमें से 2 पहरेदारों के हाथों में मुझे रखवाली के कुत्ते भी दिखाई दिए। चंद रोज पहले हम इसी दीवार की तरफ से राजभवन में घुसे थे और तहलका मचाया था। अब यहाँ सख्त निगरानी थी और चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी, लेकिन इस सारी निगरानी के बावजूद हम किसी और रूप में राजभवन के अंदर मौजूद थे। जब सब खत्म हो चुका था, एक अधेड़ उम्र गाने वाली अपने चांदी बाल चमकाती हुई साजिंदों के करीब जा बैठी और एक हिंदी गीत गाने लगी। मुगन्निया की आवाज पुरसोज थी, लय भी अच्छी थी। रक्स की धनाधन से ये मौसीकी कहीं बेहतर थी। गीत के बोलों का मतलब कुछ इस तरह था। रंगो बू की दहारों में, रोजो शब के पुरशोर हंगामों में, गरजती बरसती बारिशों में और तेज आंधियों में, गर्ज जिंदगी के किसी भी तेज बहाव में मैं तुझे भूल नहीं पाता। तेरी याद मेरे साथ रहती है सर्दियों की धूप की तरह और सहरा के रिमझिम की मानित, बागों की चांदनी की मिसाल और जलते रास्तों पर मिलने वाले घने पेड़ों की तरह। गीत के बोल मेरे दिल में सराहियत करने लगे। मुझे महसूस हुआ मैं भी किसी को याद करता हूँ। कोई हर वक्त मेरे साथ भी रहता है। वो कौन है? शायद सुल्ताना, जो मेरी जिंदगी का लाजमी जुज़्व बन गई थी, जिसकी दिल नवाज मोहब्बत मध्यम बारिश की तरह मेरे दिल की जमीन में अंदर तक सराहियत कर गई थी। मैं उसके पास वापस जाना चाहता था, आंखों में फतेहमंदी और कामयाबी की चमक भरकर। फिर उसे अपनी बाहों में समेट लेना चाहता था और उसकी शफाफ आंखों से निकलने वाले सारे आंसू अपने होंठों से चुन लेना चाहता था। हाँ, वो एक साए की तरह मेरे साथ थी, लेकिन इस साए के पीछे एक और साया भी था, एक और मध्यम साहिला भी, एक लड़की जो एक सुहानी शाम की राह तका करती थी, डायरी पर लकीरें खींचकर इंतजार की तारीखें काटा करती थी और जो शहनाइयों की गूंज से पहले कहीं गुम हो गई थी, कभी ना मिलने के लिए। सुल्ताना के साए के पीछे उसका साया भी तो था। मैं एक बार जिंदगी में बस एक बार उसके बारे में जानना चाहता था।
उसको देखना चाहता था और अगर वो सुनना पसंद कर लेती तो उससे सिर्फ मुआजरत कहना चाहता था। हाँ, सुल्ताना के साए के पीछे वो साया भी तो था। क्या मैं अब भी उससे मोहब्बत करता था? क्या ऐसा मुमकिन था कि मैं एक ही वक्त में सुल्ताना को चाहूं और सरवत को देखने की हसरत भी दिल में रखूं? क्या सुल्ताना से मेरी मोहब्बत जिस्मानी रुख इख्तियार कर चुकी थी और सरवत से रूहानी? सुल्ताना के लिए मेरे अंदर तलब थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपनी बेखबरी में उस जमाने में उसके बहुत करीब रहा हूं। उसके जिस्म की सारी हरारत और रानाई मेरे अंदर जज्ब होती रही है। अब मैं इस हरारत और रानाई का खला महसूस करता था। इसके अलावा एक बीवी की हैसियत से सुल्ताना की बेपनाह कुर्बानियां भी मुझे उसकी तरफ कशिश करती थी। लेकिन सरवत की मोहब्बत उस कांटे की तरह थी जो जिस्म के अंदर टूट चुका था। एक बार तकलीफ बर्दाश्त करके इस कांटे को निकाला जाना जरूरी था, लेकिन ये सब कुछ तो तब होता जब मैं अपने मोहलक हालात के घेरे से निकल सकता। अभी मुझ पर सिर्फ मौत का पैरा था। मुझे कुछ खबर नहीं थी कि आने वाले 4-5 दिनों में मेरे साथ क्या होना है। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि अगर चार्ज के साथ मेरा मुकाबला हुआ तो यह यादगार और बहुत खौफनाक होगा। मुगनिया की आवाज गूंज रही थी, वो गीत के आखिरी मरले में थी। हमारे आंसू कभी तुम्हारे दामन पर ना बह सके, अफसोस ये कि तुम्हें अलविदा भी ना कह सके, और दिल में बेशुमार बातें लिए, कुछ दुखी बरसातें और बेचैन रातें लिए, यादों की झोली में चंद अधूरी मुलाकातें लिए, हम तुमसे दूर जाने पर मजबूर हुए। हाँ, बहुत दूर हुए। बहुत जल्द इस गुंबद नुमा वसी और इस चैम्बर में मुझे पहचान लिया गया। बेशतर लोग अपनी दिलचस्प मसरूफियात छोड़कर मेरी तरफ आ गए। इनमें राजभवन के हुकाम थे, शाही मेहमान और अनगिनत बेगमात और साथी खवातीन थी। हत्ता के रकासाएं और मुलाजमीन वगैरह भी मुझे दिलचस्पी से देख रहे थे और मेरे गिर्द इकट्ठे होने लगे थे। ये सूरत पांडे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो इस कोशिश में था कि लोग मेरे गिर्द इकट्ठे ना हो, लेकिन वो कोई आम लोग नहीं थे। सबके सब मुअज्जिजीन में से थे। पांडे उन्हें तो कुछ न कह सका, मगर रकासाओं और दीगर मुलाजमीन पर बिगड़ने लगा। आप लोगों क्या करते हो? ये तमाशा नहीं, चले अपने अपने काम करें, पीछे हट जाएं। मेरे हाथों की जिल्द सैंडबैग की मार से स्याह हो चुकी थी, सूखे चमड़े की तरह खुरदरी और सख्त है। एक गोरा चिट्टा चौधरी नुमा शख्स आगे बढ़कर मेरे हाथों का मुआयना करने लगा। फिर होली से बोला, सुना है तुम खाली हाथ से बंदे की खोपड़ियां तोड़ सकते हो? इसका साथी बोला, मुझे पता है, तुम इसे किसकी खोपड़ियां तोड़वाना चाहते हो? क्या बकवास है, पहला शख्स बोला। दूसरे ने कहा, अशोका के लिए पत्नी को मरवाना बड़ा पुराना रवाज है, और पत्नी खोपड़ियां टूटने से मरे ये तो और भी मजे की बात है। मुझको लगा था कि तुम अपने घरेलू हालात यहाँ बयान कर रहे हो, पहले शख्स ने कहा, और दूसरा भनाया हुआ दूसरी तरफ चला गया। रंजीत पांडे झल्लाकर मशीर खास ओम प्रकाश से बोला, मैं इसीलिए कहवत हूँ जनाब, ये सैराब खत्म कीजिए। इससे पहले कि मशीर खास जवाब में कुछ कहता, एक नौजवान अमीरजादा तेजी से आगे बढ़ा और उस कैमरे से खटाखट मेरी 2-3 तस्वीरें उतार ली। एक तस्वीर उसने खास तौर से मेरे हाथों की उतारी थी। बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक शख्स है जो कोई अमीर कबीर मराठी सेठ लगता था, आगे बढ़ा और शराबी लहजे में कैमरे वाले को डांट कर बोला, यह क्या नाटक है भाई? ये साला कोई कौमी हीरो है जिसकी फोटो उतारे हो? यह अपराधी है और जूतों का हकदार है। अगर इसकी फोटो ही उतारनी है तो तब उतारना जब सूली पर टांग कर इसकी हड्डियों का चूरा किया जाएगा। कुत्ता जलील, अपना मुंह संभाल कर बात कर। मैंने फुनकारते हुए लहजे में कहा। सेठनुमा शख्स आगे बढ़ा और उसने बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर एक जोरदार मुक्का मेरे मुंह पर रसीद किया। मैं बेखबर था, अच्छी खासी चोट लगी, मेरे दिमाग में चिंगारियां सी छूट गईं। बेसाख्ता मेरा दायां हाथ घूमा। कालवन सेठ को भी उम्मीद नहीं थी कितना फौरी और ऐसा सख्त जवाब मिलेगा। हालांकि मैंने ज्यादा जोर का हाथ नहीं मारा था, फिर भी वो शख्स टकराता हुआ पीछे की तरफ गया और हौज में गिर गया। वो तैरना नहीं जानता था, एकदम गोते खाने लगा। 2 गार्ड्स ने भी छलांगे उसके पीछे लगा दी और उसे संभाला। उसके होंठों से खून जारी था, वो गालियां बकने लगा। गार्ड्स ने मुझे घेर लिया था और शराबी सेठ को भी संभाल कर मुझसे दूर लेके। अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि मेरे इस जैसे तुले मुक्के ने सेठ का दम खत्म कर डाला था और साथ ही उसका नशा भी हिरन हुआ था। इस दौरान में एक शख्स पुकार कर बोला, जहाज गोरा साहब इस तरफ आ रहे हैं। जी सुनकर मैडम सफूरा का रंग फीका पड़ गया। वो मुझसे मुखातब होकर सरगोशी में बोली, ये शख्स जिसे तुमने कौन सा मारा है जहाज साहब के क्लोज फ्रेंड्स में से है। जहाज को पता चला तो वो फड्डा करेगा। रंजीत पांडे ने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा। मशर खास ओम प्रकाश से मुखातब होकर बोला, मेरा ख्याल है अब तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए वरना मामला खराब हो जाएगा। चलो इस तरफ आ जाओ। उसने एक बगली दरवाजा खोला और मुझे वहां से निकलने को कहा। हम जन्नत अर्जी की खुशगवार हरारत से निकलकर दरवाजे में दाखिल हुए और तवील राहदारी से गुजरकर सीधे उस जगह पहुंच गया जहां हमारी घोड़ा गाड़ियां खड़ी थी। उस जगह पर पहुंचकर अजीब सा एहसास हुआ। यहाँ सरमा की जर्द धूप फैली हुई थी। ये दोपहर का वक्त था, जबकि अभी हम जन्नत अर्जी वाले कंपाउंड के ऊपर तारों भरे आसमान देख चुके थे और चांद की चांदनी गुनगुनाती आबशारों को मुनव्वर कर रही थी। यूं लगा जैसे पिछले आध 2 घंटे से हम जागती आंखों से ख्वाब देख रहे थे। हमें फौरन घोड़ा गाड़ियों में बिठाया गया और वहां से रवाना कर दिया गया।